अब एसएससी के एग्जाम सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू करवाने होंगे। प्लान इन्होंने सिंपल सा बना रखा था कि एसएससी के क्वेश्चन पेपर को बना के एक सिक्योर सर्वर में एनक्रिप्टेड फॉर्म में डालेंगे और जिस दिन एग्जाम होगा स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे एग्जाम देने बैठेंगे, वहीं पे क्वेश्चन पेपर डिक्रिप्ट होगा। थॉट इसके पीछे इनका ये था कि हर स्टेप में ये जो पेपर लीक के इंसिडेंट आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब प्लान तो बना लिया गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने का एसएससी के अंदर, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे देश के अंदर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। कंप्यूटर लैब्स चाहिए थी ताकि इन लैब्स के कंप्यूटर का यूज करके स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकें। सिक्योर एग्जाम सॉफ्टवेयर चाहिए था जिसमें एक एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर लोड हो। मल्टीपल सिटीज में एक साथ ये एग्जाम करवाने के लिए नेटवर्क और सर्वर मैनेजमेंट चाहिए था जो गवर्नमेंट के पास नहीं था। और फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहीं से एसएससी के अंदर एंट्री होती है प्राइवेट कंपनीज की। 15 जनवरी 2016 को एसएससी देश के अंदर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने के लिए फॉर्मल टेंडर निकालती है ताकि मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो वो अप्लाई कर सकें इसके अंदर। एसएससी ने ये टेंडर निकालते टाइम रूल सिंपल रख रखा था। इनके रूल के हिसाब से सिर्फ वही कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं जिनका कम से कम 3 साल का एवरेज टर्नओवर 75 करोड़ से ज्यादा हो और कम से कम 4 साल कंप्यूटर के थ्रू उन्होंने एग्जाम पहले करा रखे हो। ये उस टेंडर की कॉपी है, एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा। अब एसएससी जब ये टेंडर निकालती है और ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है तो 12 अप्रैल 2016 को सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये टेंडर जीत जाती है। और अब टेंडर जीतने के बाद सिफी को पहला एग्जाम एसएससी सीजीएल का करवाना था जो कि 27 अगस्त 2016 से स्टार्ट होने वाला था। अब 27 अगस्त 2016 को जब ये एग्जाम स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते ही दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। कहीं सर्वर डाउन, कहीं पावर बैकअप की दिक्कत, कहीं सिस्टम फ्रीज हो जा रहा था। जैसे तैसे करके मैनेज किया गया, लेकिन 17 फरवरी 2018 को जब मेन एग्जाम भी कंप्यूटर के थ्रू करवाया गया तो इसमें भी सेम दिक्कत आने लगी। और इसके साथ साथ इसमें एक और इशू क्रिएट हो गया। इसमें एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का यूज करके रिमोट एक्सेस लेके चीटिंग के केस सामने आने लगे और जो सिक्योर्ड एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर था उसकी जो इमेजेस थी वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे वायरल होने लगी। पूरे मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा केओस हुआ। इस पेपर के चक्कर में 17 लोगों पर एफआईआर हुई और जिसमें से हैरानी की बात यह थी कि 10 लोग तो वेंडर कंपनी सिफी के ही एम्प्लॉय थे। और ये जो केस था ये सीबीआई के पास चला जाता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अब ये इंसिडेंट जब हुआ तो इससे निपटने के लिए एसएससी ने फिर से 2018 में डिसाइड किया कि इस बार हम बड़ी और स्टेबल कंपनी को देंगे टेंडर जो एग्जाम सही से करवा सके। और इसके लिए एसएससी ने टेंडर के जो रूल्स थे उनको हार्ड किया। ये उस टेंडर की कॉपी है। इस टेंडर की बिडिंग प्रोसेस में एसएससी ने 2 कैटेगरीज बनाई थी वेंडर कंपनीज के लिए। पहली जो बड़ी कैटेगरी थी उसमें वो कंपनीज अप्लाई कर सकती थी जिन्होंने पास्ट में एक साथ 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया हो। और दूसरी जो छोटी कैटेगरी थी उसमें वो कंपनीज अप्लाई कर सकती थी जिन्होंने पास्ट में 50 लाख से कम स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया हो। अब इस टेंडर के अंदर कई सारी कंपनीज आती हैं। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये भी अप्लाई करती है, लेकिन टीसीएस के आगे बाकी कोई कंपनी टिकती नहीं है। टीसीएस एसएससी ने ये जो दोनों कैटेगरीज बनाई थी ये दोनों कैटेगरीज को जीत जाती है। टीसीएस को इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने का एक्सपीरियंस था। इसके पास 24/7 हेल्प डेस्क, सिक्योरिटी और क्लाउड का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। लोकल टेस्ट सेंटर का जो नेटवर्क होता है वो बहुत स्ट्रांग था। तो ये टेंडर जीत के 2018 में टीसीएस अपना एसएससी का एग्जाम करवाना शुरू कर देती है और छोटी मोटी दिक्कतों के साथ आराम से अपना एसएससी का जो एग्जाम है वो होता रहता है। कोई मेजर बड़ी दिक्कत नहीं आती है। तो कहने का मतलब है कि 2018 में जो एसएससी ने रूल चेंज करके ये जो नया टेंडर ये लेके आई थी जिसमें टीसीएस को मिला ये टेंडर, यहां से एसएससी की मेजर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। अब देखिए टीसीएस इधर अपना एसएससी का एग्जाम कॉन्टिन्यूअसली करवा रही थी 2018 से, और वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की। ये जो पूरा हंगामा अभी एसएससी का चल रहा है उसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो यही एडिक्विटी है। कैसे है और क्यों इतनी बात हो रही है इसके बारे में वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये जो एडिक्विटी कंपनी है ये ईयर 2000 में जब रजिस्टर्ड हुई थी तो उसके बाद से ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके ही अपना कंप्यूटर के एग्जाम करवाती थी। एक एग्जाम इसने सऊदी में भी करवाया था। लेकिन एडिक्विटी का असली गेम चेंज हुआ कंपनी रजिस्टर्ड होने के 10 साल बाद, यानी कि ईयर 2010 में, जब गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट ने गुजरात स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जीसेट उसके एग्जाम कराने वाली कंपनी मेरिट ट्रैक को हटा के एडिक्विटी को ले आई। यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन उठे कि मेरिट ट्रैक सही से एग्जाम करवा रही थी, लेकिन ये चीज बताई गई कि एडिक्विटी ने कम पैसे में ये चीज कराई तो गुजरात गवर्नमेंट ने एडिक्विटी को ये प्रोजेक्ट दे दिया। और गुजरात गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद एडिक्विटी के एग्जाम कराने की जो फ्रीक्वेंसी है
वो बढ़ जाती है। कई सारे नेशनल लेवल पे भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाए एडुकेटी ने इस टाइम पे। बिट्स पिलानी, HAL इन सब में एग्जाम कराने शुरू कर दिए इस इंसिडेंट के बाद। अब देखिए, एक तरफ TCS अपना SSC का टेंडर जीत के SSC के एग्जाम करवा रही थी, दूसरी तरफ एडुकेटी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। और ईयर 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंडर में डिजिटल एग्जाम कराने की जो कवायद थी वो भी बहुत तेज हो गई थी। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने वाली जो कंपनियां थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब इसके बाद ईयर स्टार्ट होता है 2020 और इस ईयर में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT, ये इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के जो स्किल डेवलपमेंट वाले एग्जाम्स होते हैं वो करवाती है और इसके एग्जाम को भी कंप्यूटर बेस्ड कर दिया था। तो DGT इसके लिए 2020 में टेंडर निकालती है और TCS जो ऑलरेडी 2018 में टेंडर जीत के SSC के एग्जाम संभाल रही थी और दूसरी तरफ एडुकेटी छोटे छोटे एग्जाम करवा के आगे बढ़ रही थी। ये दोनों कंपनी TCS और एडुकेटी DGT के इस टेंडर के लिए अप्लाई कर देती है। अब अप्लाई करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है और सेम मंथ 15 जून 2020 को DGT इस टेंडर में एडुकेटी को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी थी और इस टेंडर के लिए कंपनी का 2 साल का एवरेज करीब 50 करोड़ तो होना चाहिए था। तो ये उसके रिजल्ट की कॉपी है, इसमें एडुकेटी इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि इनएलिजिबल होने के बाद जब तक DGT दोबारा से ऑफिशियल परमिशन नहीं देती एडुकेटी को, तब तक एडुकेटी DGT के एग्जाम कराने के लिए नहीं बैठ सकती। जनरली जब ऐसे कंपनी इनएलिजिबल डिक्लेयर होती हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, ये कोई रूल नहीं है लेकिन जनरली ऐसा होता है कि सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल या फिर प्रेस नोट में इस चीज को बता दिया जाता है ताकि अलग अलग जो एग्जाम करा रहे हैं डिपार्टमेंट वो भी सेम पेज पे रहे, उनको भी पता रहे। अब 15 जून 2020 को DGT ने एडुकेटी को इनएलिजिबल कर दिया और इसके 5 महीने बाद 13 नवंबर 2020 को NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इंडिया के अंदर DGT से भी बड़े स्केल पे एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जैसे JEE मेन, नीट, CMAT, ये सारे एग्जाम करवाती है। NTA ने भी इस दिन अपने एग्जाम करवाने के लिए टेंडर निकाला, ये उसकी कॉपी है। अब जब ये टेंडर निकलता है तो एडुकेटी जो DGT से ऑलरेडी इनएलिजिबल हो चुकी थी वो 7 दिसंबर 2020 को NTA के इस टेंडर में अप्लाई कर देती है। अब NTA का ये जो टेंडर निकला था इसमें TCS जैसे बड़े बड़े जाइंट भी थे, उन्होंने भी अप्लाई कर रखा था। तो इसमें आप कहोगे कि एडुकेटी जो ऑलरेडी एक स्मॉल स्केल एग्जाम करवाने वाली DGT के टेंडर में इनएलिजिबल हो गई तो वो इतने बड़े स्केल के NTA के टेंडर में क्या ही कर पाएगी। तो देखिए, ये इतना सिंपल नहीं है। अभी ये एडुकेटी आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी चीजें करेगी, बस थोड़ा सा वेट करिएगा। तो देखिए, NTA ने ये जो टेंडर निकाला था ये उस टेंडर की कॉपी है। इसमें 2 राउंड होने थे, टेक्निकल और फाइनेंशियल। अब जब कंपनीज का असेसमेंट स्टार्ट होता है इस टेंडर के लिए तो एडुकेटी के टेक्निकल पैरामीटर लो थे, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का जो क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं कर पाई थी। तो NTA ने इस टेंडर के पहले ही राउंड में एडुकेटी को रिजेक्ट कर दिया। ये उस दिन की टेक्निकल स्कोरिंग की कॉपी है और ये उस दिन के रिजल्ट की कॉपी है। अब जब एडुकेटी बाहर हो गई तो TCS और NSEIT ये दोनों बची थी और इनमें से एक को NTA का टेंडर मिलना था। अब इससे पहले कि TCS और NCEIT में से कोई जीतता, टेंडर एडुकेटी के बाहर होने के बाद कैंसिल कर दिया जाता है और फिर कैंसिल करने के 4 महीने बाद 29 अप्रैल 2021 को दोबारा से NTA टेंडर निकालती है। लेकिन इस बार जब NTA टेंडर निकालती है तो इस टेंडर के रूल को चेंज किया जाता है। कौन से रूल चेंज किए गए और उनका इंपैक्ट क्या हुआ वो भी बताता हूं मैं आपको। तो पहले जो NTA का टेंडर था 2020 वाला जिसमें एडुकेटी रिजेक्ट हो गई थी, उसमें यह था कि अगर किसी वेंडर कंपनी के IT स्टाफ की स्ट्रेंथ 500 से कम होती है तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे टेक्निकल राउंड में। अगर आप उस पुराने वाले टेंडर के पेज नंबर 38 के पॉइंट नंबर 1.1 पे जाएंगे तो उसके सामने 0 मेंशन है कि 0 मार्क्स मिलेंगे। अब NTA ने जो नया टेंडर लेके आया तो इसके पेज नंबर 38 के पॉइंट नंबर 1.1 में अगर आप देखेंगे तो इसको चेंज करके ये कर दिया गया है कि अगर वेंडर कंपनी की IT स्टाफ की स्ट्रेंथ 251 से ज्यादा है तो फुल मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स मिलेंगे उसको। लिंक्डइन पे एडुकेटी की टोटल एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो उसमें 201 से 500 तक दिखा रहा है और ये अभी की है। कई ऑडिटिंग वेबसाइट भी हैं, उन्होंने 7 अप्रैल 2024 तक की एडुकेटी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 496 दिखाई है, यानी कि 500 से कम एम्प्लॉय थे एडुकेटी के पास। और ये मैं 2024 का डेटा दिखा रहा हूं, 2020 में तो इससे और भी कम होंगे। तो अब ऐसा करने से जहां पुराने टेंडर में एडुकेटी को 0 मिल रहे थे, अब 8 मार्क्स मिल गए। पुराना वाला जो NTA का टेंडर था उसमें लास्ट 3 ईयर का एवरेज टर्नओवर मिनिमम 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए था, जो एडुकेटी का नहीं था। एडुकेटी के लास्ट 3 ईयर का एवरेज 34.27 करोड़ था। ये एडुकेटी की फाइनेंशियल रिपोर्ट की कॉपी है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और ये सारे जितने डॉक्यूमेंट है सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हैं। तो ये जो पुराने टेंडर में रूल था
एनटीए जब नया टेंडर लेके आया तो इसने इस 50 करोड़ वाले रूल को कम करके 10 करोड़ कर दिया। इस चीज का भी फायदा एडिक्विटी को मिला। अब टीसीएस जो थी उसका तो ऑलरेडी 50 करोड़ से ऊपर था, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एडिक्विटी को हर एक रूल पे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा था। पेज नंबर 38 के पॉइंट नंबर 3.1 पे ये चीज आपको मिल जाएगी। एनटीए के पहले वाले टेंडर में रूल था कि जो वेंडर कंपनी अप्लाई कर रही है उसने पास्ट में सिंगल शिफ्ट में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया हो। तो जब नया वाला टेंडर लेके आई एनटीए तो इसको चेंज करके 35,000 कर दिया गया। इसमें भी टीसीएस ने तो ऑलरेडी पुराने वाले क्राइटेरिया ही फुलफिल कर रखा था, इसमें भी फायदा एडिक्विटी को मिला। तो देखिए इस तरीके से कई सारे रूल्स चेंज किए गए। तो जो एडिक्विटी पुराने वाले टेंडर में ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी थी पहले राउंड में, वो दोबारा से इस नए वाले टेंडर में अप्लाई करती है। एडिक्विटी और टीसीएस जितनी कंपनी थी इनका असेसमेंट स्टार्ट होता है और 5 महीने बाद 23 नवंबर 2021 को एनटीए के इस नए टेंडर का रिजल्ट आता है। ये उस रिजल्ट की कॉपी है, एक बार पॉज करके आप देखिएगा इसको। तो जो एडिक्विटी एनटीए के सेम एग्जाम के टेंडर के लिए जो पहले आया था उसमें पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी, वो रूल चेंज होने के बाद टेक्निकल राउंड क्लियर कर लेती है और फिर फाइनेंशियल राउंड में भी टीसीएस से कम बिड करके फाइनेंशियल राउंड भी जीत लेती है। कहने का मतलब यह है कि पुराने वाले टेंडर को कैंसिल करके रूल चेंज करके जो एनटीए नया टेंडर लेके आई थी उसमें एडिक्विटी टीसीएस जैसे जाइंट को हरा के ये पूरा का पूरा टेंडर जीत जाती है। अब इस पे क्वेश्चंस भी हुए कि डीजीटी जो कि बहुत ही स्मॉल स्केल एग्जाम कराती है उसमें एडिक्विटी इनएलिजिबल डिक्लेयर की गई, लेकिन एनटीए जो कि लार्ज स्केल एग्जाम कराती है उसमें टीसीएस जैसी कंपनी को हरा के टेंडर जीत जाती है। और टेंडर जीतने के बाद ये उस एमओयू की कॉपी है जो एडिक्विटी और एनटीए ने साइन किया था। अभी तो टेंडर की बात हो गई, लेकिन इस टेंडर को जीतने के बाद आगे जब एडिक्विटी ने एनटीए के एग्जाम कराना स्टार्ट किए तो उसमें दिक्कत स्टार्ट हो गई। एग्जाम सेंटर्स पे टेक्निकल ग्लिचेस हुए। चौकसी कॉलेज बिलासपुर में जो था उसके एग्जाम सेंटर में तो 50% क्वेश्चन जो थे वो लोड ही नहीं हो पा रहे थे। रांची के कॉलेज में सर्वर डाउन की वजह से सेकंड शिफ्ट पूरा का पूरा कैंसिल करना पड़ गया। एडमिट कार्ड में एग्जाम का एड्रेस पाकिस्तान के बॉर्डर पट्टी मेंशन था और एडवांस इंफॉर्मेशन स्लिप में कुछ और एड्रेस मेंशन था। इस पूरे एग्जाम को इस तरीके से कराया कि सिचुएशन ये हो गई कि स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बच्चों के लिए री एग्जाम के ऑर्डर दिए, लेकिन बाकी जो बच्चे बचे थे उनके री एग्जाम नहीं हो पाए। कई सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और देखिए बात यहीं पे नहीं खत्म हुई। मध्य प्रदेश के अंदर एक गवर्नमेंट एजेंसी है MPPEB, इसको पहले व्यापम भी बोलते थे और फिर अभी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो MPESB बोलते हैं इसको। ये एमपी के अंदर एंट्रेंस और रिक्रूटमेंट के एग्जाम करवाती है। ये जो आप एमपी पटवारी, एमपी टेट, इन एग्जाम्स के जो नाम सुनते हो ये MPESB ही करवाती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो जब एनडीए का टेंडर निकला था तो उसी के आसपास मध्य प्रदेश के अंदर भी MPESB ने एग्जाम कराने के लिए एक नया टेंडर निकाला था और प्राइवेट कंपनीज थी उनको इनवाइट किया था कि आप आके एग्जाम कराने के लिए बिडिंग करिए। और इस टेंडर में भी एडिक्विटी अप्लाई करती है। एडिक्विटी के साथ एक और कंपनी थी NSEIT, इसने भी अप्लाई किया। यहां भी वही सेम चीज, पहले टेक्निकल राउंड शुरू होता है और जब टेक्निकल राउंड हो जाता है तो सेम मंथ में उसका रिजल्ट आता है। ये उस रिजल्ट की कॉपी है। इस रिजल्ट को अगर आप देखोगे तो ये जो कॉलम है इसमें NSEIT के मार्क्स लिखे हुए हैं और इसके इधर इस तरफ आप देखोगे तो एडिक्विटी के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब इस रिजल्ट की कॉपी के अंदर पेज नंबर 4 के A6 वाले सेगमेंट को देखिए आप, जो ये CMMI सर्टिफिकेशन वाला सेगमेंट है। इस सेगमेंट में अगर CMMI लेवल 5 का सर्टिफिकेशन है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर CMMI लेवल 3 का सर्टिफिकेशन है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर एडिशनली ISO वगैरह का सर्टिफिकेशन है तो 1 एक्स्ट्रा मार्क्स उसमें मिलेगा। अब इस सेगमेंट को मैं दिखा आपको इसलिए रहा हूं क्योंकि एडिक्विटी को इस सेक्शन में 5 मार्क्स दिए गए हैं और ये 5 मार्क्स तभी मिलेंगे जब एडिक्विटी के पास CMMI लेवल का सर्टिफिकेशन होगा और वो भी लेवल 5 का होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या एडिक्विटी के पास CMMI लेवल 5 का सर्टिफिकेशन था, या 5 छोड़ो उससे छोटा CMMI लेवल 3 का सर्टिफिकेशन था उस पे, तो था या नहीं था उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए एडिक्विटी की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो छोटे मोटे सारे सर्टिफिकेशन उसने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए, लेकिन CMMI लेवल 5 सर्टिफिकेशन का कहीं भी मेंशन नहीं है। अब इसको अगर आप एक तरह से गलती भी मान लें, हो सकता है नहीं लिखा हो, अगर आप CMMI इंस्टीट्यूट के ग्लोबल ऑफिशियल डेटाबेस में भी अगर आप देखोगे जैसे पार्स है तो वहां पे भी एडिक्विटी का CMMI लेवल 5 नहीं दिख रहा है। CMMI लेवल 3 का सर्टिफिकेशन दिख रहा है लेकिन वो भी 2024 का दिख रहा है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं एमपी के एग्जाम के टेंडर की, ये ईयर 2020 की है। तो इसका मतलब है कि एडिक्विटी के पास CMMI लेवल 3
और 5 दोनों ही इस टाइम पे नहीं था। इनफैक्ट 2019 की एक प्री बिड क्वेरी में एडिक्विटी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उनके पास CMMI लेवल सर्टिफिकेशन नहीं है, प्रोसेस में है। एग्जैक्ट ये लिखा था, आप पॉज करके पढ़ लेना एक बार। इसके साथ साथ एडिक्विटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अपनी कंपनी का एक जर्नी का कॉलम बना रखा है, जिसमें ईयर वाइज एडिक्विटी ने अपनी अचीवमेंट मेंशन करी है। हर एक चीज मेंशन है, हर एक सर्टिफिकेशन ईयर वाइज उस जर्नी में मेंशन है। CMMI लेवल 3 भी मेंशन है 2024 में, लेकिन इस पूरी जर्नी में कहीं भी CMMI लेवल 5 सर्टिफिकेशन का मेंशन नहीं है। जो 3 भी मेंशन है वो 2024 का है, 2020 का नहीं है। लिंक्डइन पे जाके भी एडिक्विटी का जो कंप्लायंस मैनेजर था, उसकी प्रोफाइल अगर आप देखोगे, जो कि सर्टिफिकेट दिलवाता है CMMI का, उसने मेंशन कर रखा है अपनी प्रोफाइल में कि उसने एडिक्विटी को CMMI लेवल 3 दिलवाया है। और ये जो कंप्लायंस मैनेजर है, इसने एडिक्विटी के साथ 2022 से काम करना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि MP के अंदर ये जो टेंडर निकाला गया 2020 के अंदर, इस टाइम पे एडिक्विटी के पास CMMI लेवल 5 तो छोड़िए, लेवल 3 भी नहीं था। तो जो 5 मार्क्स दिए गए इस सर्टिफिकेशन के लिए, वो किस हिसाब से दिए गए, वो एक क्वेश्चन है। तो देखिए, MP का ये जो टेंडर निकाला गया था, इसकी जब सारी कैलकुलेशन हुई और जो फाइनल रिजल्ट आया, उसमें NCEIT को 97 मिले, एडिक्विटी को 83 मिले। और फाइनेंशियल राउंड वगैरह सब होने के बाद सितंबर 2020 को जब रिजल्ट आता है, तो एडिक्विटी हार जाती है और NSEIT जीत जाता है। और ये जो टेंडर NSEIT जीता था, 16 दिसंबर 2021 को कैंसिल कर दिया जाता है। और फिर एक साल तक कोई एग्जाम के लिए टेंडर नहीं निकाला जाता है। और फिर 2022 में दोबारा से टेंडर निकाला जाता है और फिर से असेसमेंट होता है और एडिक्विटी जीत जाती है। तो क्या टेक्निकल स्कोरिंग हुई, क्या फाइनेंशियल बिड में क्या प्रोसेस हुआ, ये सारी चीजें वेबसाइट से मिसिंग है। लेकिन एडिक्विटी MP के अंदर भी इस टेंडर को जीत जाता है। और इस टेंडर को जीतने के बाद MP के अंदर एडिक्विटी को ये जो MP टेट, MP पटवारी, इसके जो एग्जाम होते हैं, ये करवाने थे। और फिर 5 मार्च 2022 की डेट आती है और इस दिन एडिक्विटी को MP टेट के एग्जाम करवाने थे। और जैसे एग्जाम होते हैं, फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एडिक्विटी ने इस टेंडर को उठा के राजस्थान की एक कंपनी है साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, इसको दे दिया। अब इस चीज से मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स पब्लिश होने लगी, क्योंकि रूल के हिसाब से आप ऐसे टेंडर लेके अपना काम दूसरी कंपनी को उठा के नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उस पर ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इन सारी दिक्कतों के बाद मध्य प्रदेश के अंदर एग्जाम स्टार्ट होते हैं और एग्जाम स्टार्ट होते ही सर्वर प्रॉब्लम, गलत एनरोलमेंट, कंप्यूटर सिस्टम में क्वेश्चंस अपलोड होने बंद हो गए और कुछ लोग मोबाइल एग्जाम सेंटर में लेके आ गए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्ट हुई जब स्टूडेंट्स ने पेपर लीक की कंप्लेन करना स्टार्ट की। एग्जाम सेंटर के अंदर से ये इमेज सोशल मीडिया के अंदर वायरल होने लगी, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इस चीज को साफ मना कर दिया कि ये फेक न्यूज है, कोई पेपर वगैरह लीक नहीं हुआ है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद जैसे ही ऑफिशियल पेज पे जब डिपार्टमेंट ने मॉडल आंसर अपलोड किए, तो जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे वो उनसे मैच हो गए। और फिर इसके बाद हर तरफ पेपर लीक को लेके स्टूडेंट ने हल्ला किया और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सेम डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल पेज से जो मॉडल आंसर का लिंक डाला था उसको हटा दिया। Across the country, thousands of SSC aspirants are protesting today, demanding fair exams and objecting to exam centers set at extremely far locations, causing hardship. इसको लेके भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा अगले साल ईयर 2023 में MP पटवारी के एग्जाम होने थे, उसका काम भी एडिक्विटी के पास ही रहा। और जब MP पटवारी का भी एग्जाम करवाया गया, इसमें भी सेम वही टेक्निकल प्रॉब्लम एग्जाम सेंटर पे स्टार्ट हो गई। स्टूडेंट्स ने बैक टू बैक कंप्लेन करना स्टार्ट किया कि एग्जाम सेंटर से अनऑथराइज्ड कंप्यूटर से एक्सेस करवा के चीटिंग हो रही है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स ने ये बोली कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट और हैंडीकैप सर्टिफिकेट का कोटा है, इसका भी मिसयूज हो रहा है इस पूरे एग्जाम के अंदर। लेकिन अभी भी इस पे कुछ होता नहीं है। दिक्कत असली स्टार्ट होती है जब रिजल्ट आता है, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो ग्वालियर के अंदर जो NRI कॉलेज है, अकेले उसी कॉलेज से 114 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए और जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे, उन टॉप 10 में से 7 बच्चे सेम इसी NRI कॉलेज से थे और उनके रोल नंबर भी सेम रेंज में थे। और मीडिया वालों ने भी क्या किया, जिन बच्चों ने टॉप किया था उनसे उन्हीं के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो वो बेसिक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाए। और इस रिजल्ट के आने के बाद NRI कॉलेज का नाम बहुत ज्यादा उछलने लगा। और जब इस कॉलेज के बारे में रिपोर्ट पब्लिश होना स्टार्ट हुई तो पता चला ये कॉलेज बीजेपी MLA संजीव सिंह कुशवाहा का है। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन इस टाइम पे अभी भी नहीं हो पा रहा था कि इस कॉलेज में चल क्या रहा है। NCTE का ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन था एक,
उसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पेज के सेकंड पैरा में लिखा है कि ये जो एनआरआई कॉलेज है ये गुजराती देवी शिक्षा परासर एनजीओ का है और बीजेपी एमएलए संजीव सिंह कुशवाहा इसी एनजीओ के सेक्रेटरी हैं। और 2018 और 2023 के इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने जो एफिडेविट फाइल किए थे, उस टाइम पे बीएसपी में थे, उसमें भी इस एनजीओ के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। इनकी वाइफ ने भी इस एनजीओ में पैसे दिए हैं, ये उसकी कॉपी है, एक बार आप पॉज करके देख लेना। 12 जुलाई 2023 को इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस चीज को कवर किया। अब देखिए ये जो बैक टू बैक चीजें हुई, ये एक ट्रिगर पॉइंट था कि ये चल क्या रहा है। सारे के सारे टेंडर जो हैं वो एडिक्विटी को ही क्यों दिए जा रहे हैं और वो एग्जाम नहीं करा पा रही है। बैक टू बैक पेपर लीक होने के एलिगेशन लग रहे हैं, उसके बाद भी इसको टेंडर दिए जा रहे हैं। और ये उन स्टेट में ही क्यों टेंडर एडिक्विटी को मिल रहे हैं जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है। और जब एनआरआई कॉलेज का केस सामने आया जिसमें बीजेपी का एमएलए था, तो ये चीज और ज्यादा वायरल होने लगी। तो इसको लेके और ज्यादा हल्ला होने लगा कि एडिक्विटी जो 2010 में भी बहुत छोटी सी थी, तब भी गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसको मौका दिया था। कोविड के टाइम पे 7 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, 2023 आते आते सीधा 100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू तक पहुंच गई है एडिक्विटी। तो ये सारी चीजें चल क्या रही हैं? अब यहां से बैक टू बैक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी हुई। तो इसके चलते मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा को अपॉइंट किया और इसकी इंक्वायरी स्टार्ट करवा दी। और इसके साथ साथ एनआरआई कॉलेज में जिन जिन लोगों का सेंटर पड़ा था, जो रिजल्ट आया था, उनके भी रिव्यू ऑर्डर दे दिए। एमपी पटवारी 2023 के रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट जो थे उनको रोक दिया गया। इंक्वायरी अभी भी चल रही है, अपॉइंटमेंट जो है वो अभी भी होल्ड पे है पुराने बच्चों की। अब एमपी के अंदर जब ये सारी चीजें चल रही थी तो लग रहा था कि अब एडिक्विटी को टेंडर नहीं मिलेगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। सेम ईयर 2023 में महाराष्ट्र के एमबीए सीईटी का टेंडर भी एडिक्विटी को दे दिया जाता। और ये जो ईयर चल रहा था 2023, इसी ईयर में टीसीएस ने जो एसएससी एग्जाम करवाने का जो टेंडर जीता था 2018 में, उस टेंडर की भी डेट इसी ईयर में 2023 में एक्सपायर होने वाली थी। तो एसएससी को भी अपने एग्जाम कराने के लिए एक नया टेंडर निकालना था प्राइवेट कंपनीज के लिए। अब देखिए एसएससी का जो टेंडर होता है, ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम कराने होते हैं, तो ये बड़ा टेंडर होता है। इसके रूल्स भी ऐसे होते हैं कि बड़ी कंपनीज ही अप्लाई कर सके। 2018 में जो एसएससी का टेंडर निकला था, ये उसकी कॉपी है। एसएससी के इन रूल्स के हिसाब से एडिक्विटी इस टेंडर में एलिजिबल ही नहीं थी। वैसे भी अगर आप देखोगे तो एडिक्विटी ने इससे पहले 100 करोड़ तक के भी टेंडर नहीं करवाए थे। तो एसएससी का ये जो नया टेंडर था, ये 250 करोड़ से ऊपर था। तो प्रैक्टिकली टीसीएस को हरा के एडिक्विटी का जीतना पॉसिबल नहीं लग रहा था। कहने का मतलब यह है कि एसएससी के पुराने रूल्स जो थे, अगर वही रहते तो एडिक्विटी एलिजिबल नहीं हो पाता।